जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी इनको, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी, और ये केस फिर से सुना जाएगा ऑन मेरिट्स फुल कोर्ट के सामने। मुझे बड़ी उम्मीद है इससे। मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में, कि मैं नहीं बता सका। मैंने फ़ौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है, तो मैंने फ़ौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ लें, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊँ, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फ़ौरन मेरी बात मानी, और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल होगी। जी हाँ। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावरत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल दे और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच, सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोल बाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, पीटीआई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो वकला हैं वो दलील देने से काफ़ी थे। ऐसी कौन सी गलत जो आप देने बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया, और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक हैं उनकी ऑर्डर की, वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से, और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आइनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आइनी है, आइनी रहेगा, और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। सर, आपकी जो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है जो मुस्तरद हुई, उस पर आपको कोर्ट ने ये कहा कि जी आप 3 चीज़ों पे अदम एतमाद कर रहे हैं, ये कह के जी आप हमें फुल कोर्ट भेज दें। एक ये, और दूसरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब ये कहा जाता है कि ये जो हमारा पार्लिमान है इसके अंदर वो मुदाखलत करते हैं, इनकी बेजा मुदाखलत है, उनको नहीं करनी चाहिए, चूँकि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत ना करे। अब आपके पहले सवाल की तो ये जवाब है कि अदम एतमाद की। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका केस किसी ऐसे बेंच या ऐसे जज के सामने लगा हो जिस पे कि लाखों लोग बॉयकॉट कर रहे हों, तो आप चाहेंगे कि आपका केस वो बेंच या वो जज सुने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। तो बस आपके पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल कि पार्लिमान जो है
उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है मुदाखलत करने का। दूसरी बात यह है कि पार्लिमान को मजबूत और मुस्तहकम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मजबूत करती है, मुस्तहकम करती है और मेजॉरिटी जो कि पार्लिमान की होती है उससे हमआहंगी शो करती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत कर सकती है पार्लिमान। लेकिन ऐसा फ़ैसला जिससे कि एक माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कौन थी? माइनॉरिटी वो थी जो उस वक़्त हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, जो जिनको बहुत कम वोट मिले थे और हमजा शहबाज साहब को 197 मिले थे, और उस मुदाखलत की वजह से मेजॉरिटी को गिरा दिया गया था। लिहाजा वो मुदाखलत थी। हम बिल्कुल इस तरह की मुदाखलत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की मुदाखलत वो पार्लिमान में करे, और पार्लिमान में माइनॉरिटी को पार्लिमान में मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथों यरगमाल बना ले, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। फुल बेंच ना बनाने की पीछे ये भी वजह बताई जा रही है कि अगर 5 जजेस होंगे तो बाकी दीगर केसेस जो है वो अल्तवा का शिकार हो जाएंगे। आगे बहुत सारे केसेस अल्तवा का शिकार हैं। हाँ, अब इसका जवाब मैंने दे दिया था कि एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका जब आया था तो 10 जज सुन रहे थे, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं, तो उस वक़्त इल्तवा नहीं हो रहा था। इल्तवा तो रोज़ हो रहा है। इस केस में जितना वक्त एक सेक्शन पे 6 दिन लगा दिए गए हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं, उससे नहीं हम ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये तो हमें मजबूरी इसलिए करनी पड़ी थी कि अदालत पे एक इम्प्रेशन कायम हो रहा था जैसे कि ये एक मखसूस तबका है, एक मखसूस बेंच है जो कि इन मैटर्स को सुनता है। तो हम तो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की साख बुलंद हो, बाला हो, और हमने तो इनको मौका दिया था कि इस तरह के अगर नोशंस आपके ख़िलाफ़ हैं तो आप उनको डिस्पेल करें, और वो अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खो दी। लेकिन अभी भी उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर मीडिया से कहा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा जो मुस्तरद की गई, हम उस पर नज़रसानी अपील दायर करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा आइनी हक है। उन्होंने कहा कि नज़रसानी की अपील अगर मुस्तरद होती है तो देखेंगे आइनी तौर पर ये हमारा हक है कि हम अपील दायर करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि यही बेंच नज़रसानी की अपील सुने। उन्होंने कहा कि ये केस जो है फिर से सुना जाएगा और फुल कोर्ट के आगे ये केस सुना जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अदालत में हर चीज़ का जवाब दिया है, हमारा मौक़िफ़ आइनी है और आइनी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। इरफान कादर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नज़रसानी में जाने का हक रखते हैं और ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये बेंच से सुने, फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए। हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और अदालत में हर बात का जवाब दिया है। ये भी कहा कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का हक नहीं है। तो डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकदमे का बायकॉट किया जाएगा, और ये भी हमारे नुमाइंदगा ने हमें ये बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि उनके मौक़िल ये चाहते हैं कि इस मुकदमे की मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, पैरवी ना की जाए। उन्होंने ये कहा मीडिया से गुफ्तगू में कि हम रिव्यू पटिशन फ़ाइल करना चाहते हैं फुल कोर्ट के हवाले से। नज़रसानी की अपील अगर मुस्तरद होती है तो फिर आगे मामला को देखा जाएगा। आइनी तौर पर हमारा हक है कि हम नज़रसानी की अपील दायर करें। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि ये अपील जो है यही बेंच सुने, ये केस फिर से सुना जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने ये भी उम्मीद का इजहार किया कि फुल कोर्ट के आगे हमारा मुकदमा सुना जाएगा, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है। उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से भी बात की कि इनके 23 तारीख के ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है। मैंने बरमला जज साहिबान को ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अदालत में हर चीज़ का जवाब दिया है, हमारा मौक़िफ़ आइनी है और हमारा मौक़िफ़ आइनी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 63 पर फैसला 9 रुकनी होता तो तफसीली कहलाया जाता, ये कहा गया इरफान कादर की जानिब से। इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हो रही है
और हमें अभी तक नहीं बताया गया कि इस कानून के तहत फुल कोर्ट बेंच बनाएं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला है, फैसले में ताख़ीर नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जबकि इरफान कादिर और फारूक एच नाइक ने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। इरफान कादिर की जानिब से गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा कि नजरसानी की अपील में जाना चाहते हैं और नजरसानी में जाने का हक रखते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपील ये बेंच सुने और इस मामले को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और मजीद कहा कि हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का हक नहीं है, अदालत में हर बात का जवाब दिया है। और ये भी कहा कि मेरे क्लाइंट ने कार्रवाई का मजीद हिस्सा न बनने का कहा है। दूसरी जानिब फारूक एच नाइक ने भी कार्रवाई में मजीद हिस्सा लेने से माजरत कर ली है। आज की समाअत के अहवाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कहाँ तक पहुँची समाअत? देखिए, समाअत इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम मामले की समाअत कर रहा है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट की जानिब से ये हिदायत मिली है कि हमने इस अदालती कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे फारूक एच नाइक, उन्होंने भी वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने भी यही कहा कि वो भी इस कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें उनके क्लाइंट की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस कार्रवाई में मज़ीद नहीं हिस्सा होंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी तो जो फरीक बनने की दरख्वास्त थी वो अभी मंजूर ही नहीं हुई थी। दोनों फरीकैन ने जो है उसके बाद अदालती कार्रवाई क्योंकि ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से PDM की जानिब से, तो दोनों वकला ने फिर उसके बाद जो है वो अलहदा हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली जफ़र एडवोकेट को रोस्टम पर बुलाया और इस मौके पर उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है और आइन पढ़ने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पार्लिमानी पार्टी ही हिदायत देने की मजाज है और उसी ने हिदायत देनी है और इस सवाल के जवाब के लिए किसी मज़ीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो फारूक एच नाइक ने भी अदालत की मुआवनत की वो बड़ी ज़बरदस्त थी और इस मौके पर एक इरफान कादिर की जानिब से एक और चीज़ भी कही गई कि जो फुल कोर्ट की तश्कील का जो मुतालबा मुस्तरद किया गया है उसके खिलाफ हम लोग अपील दायर करेंगे। और चीफ जस्टिस हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि समाअत शुरू हो चुकी है और आपको बताते चलें कि फारूक एच नाइक ने भी कार्रवाई में हिस्सा लेने की से माजरत कर ली है। इरफान कादिर के साथ साथ हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमें ये बता रहे थे कि इरफान कादिर रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने मजीद कार्रवाई में हिस्सा ना लेने की हिदायत की है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, अब समाअत जारी है? जी बिल्कुल, समाअत जारी है और फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि फुल कोर्ट की तरफ मामला उस सूरत में जाता कि अगर ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता और इसमें इतना ज़्यादा ये मामला पेचीदा नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ फुल कोर्ट अगर तश्कील दी जाती है तो वो सिर्फ इस मामले को एक तूल देने वाली बात होगी और इस मामले को लटकाने वाली बात होगी और अदालत इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहती है। उनकी जानिब से अपने रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि सितंबर के पहले हफ्ते तक जजेस जो हैं वो तमाम दस्तयाब नहीं हैं, तो तब तक अगर इंतज़ार किया जाता है तो ये मामला बहुत ज़्यादा इल्तवा का शिकार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लटक जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो आर्टिकल 63A का एक फ़ैसला है जिसकी बार बार गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत में मिसाल भी दी गई कि 17 रुकनी फुल कोर्ट की जानिब से ये मामला सुना गया था, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि वो जो फ़ैसला था आर्टिकल 63 पर वो अक्सरियती फ़ैसला नहीं था। 17 जजेस उस मामले को सुन रहे थे जबकि 8 ने उसके ऊपर फ़ैसला दिया। अगर 9 जजेस उसके ऊपर एक फ़राइद देते तो फिर उसको अक्सरियती फ़ैसला कहा जा सकता था, लिहाजा इसको अक्सरियती फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो है वो गवर्नेंस के मामलात में रुकावट नहीं बन सकती और इसीलिए सदर की सरबराही में 1988 में कायम होने वाले निगरान सेटअप को भी कलअदम करार दिया गया था और ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म के बगैर जो है वो गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चल सकता। इसके साथ साथ आर्टिकल 63A के मुकदमे में उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्लिमानी पार्टी
पार्टी की हिदायत का इस केस में कोई इशू नहीं था। और अब जो मौजूदा केस में है उसमें उन्होंने अली ज़फ़र को मुखातिब करते हुए कहा कि इस केस में जो है वो हमें अब कानूनी मुआवनत दरकार होगी, और ये भी कहा कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि वो इस मामले पर जो उनके पास कानूनी नुकात हैं वो अदालत के सामने जो है वो पेश करें, और अदालत जो है वो उनकी मुआवनत के बाद जो है वो इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो जिन लोगों ने की जानिब से बाइकआउट किया गया, जिन वकला की जानिब से और फरीकैन की जानिब से, ये भी कहा कि जो जिन लोगों ने बाइकआउट कर दिया है वो अब कुछ ग्रेस का मुजाहरा करें, कुछ वकार का मुजाहरा करें और बैठकर अब इस जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से तफसीलात जानते रहेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नज़रें जमी हुई हैं। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है, जबकि इरफान कादिर और फारूक इशनाइक ने कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा बनने से माजरत कर ली है, और इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि मेरे क्लाइंट ने मज़ीद कार्रवाई में हिस्सा ना लेने की हिदायत की है, जबकि फारूक इशनाइक ने भी मज़ीद कार्रवाई में हिस्सा लेने से माजरत कर ली। इरफान कादिर का यह कहना था कि कौमी सतह पर हमने इस समाअत का बायकॉट किया है, और फारूक इशनाइक की जानिब से कहा गया कि मेरे मौकिल की जानिब से भी यही हिदायत हैं कि पेश ना हों, और इरफान कादिर की जानिब से ये भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि नज़रसानी में जाने का हम हक रखते हैं और नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। हम नहीं चाहते कि ये बेंच नज़रसानी की अपील सुने। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जब केस की समाअत शुरू हुई तो इरफान कादिर जो हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील, वो अदालत में रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, इसलिए मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना जाएगा। इसके फौरन बाद फारूक इशनाइक जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने भी यही कहा कि पीपल्स पार्टी भी अदालत में अब पेश नहीं होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फरीक ही नहीं है। ताहम जो फारूक इशनाइक हैं उनको ये कहा गया कि वो यहाँ अदालत में ही बैठे, और गुज़श्ता रोज जो है फारूक इशनाइक जो है उन्होंने अदालत की अच्छी मुआवनत की थी, इस वजह से आप यहाँ पर ही बैठे। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं और वो दलाइल दे रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क जो है वो सामने आए, इसमें उन्होंने कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने ही देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील किया जाता, कि इस सवाल के जवाब के लिए किसी भी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं है। फारूक इशनाइक अदालत में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हम अब पीपल्स पार्टी इस केस में फरीक नहीं बन सकती, क्योंकि पीडीएम ने ये फैसला किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ही फरीक मौजूद नहीं है, उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी जिस पर उनको फरीक बनाया जाता। ताहम फारूक इशनाइक को यह हिदायत की कि वो अदालत में बैठे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फारूक इशनाइक ने अदालत की मुआवनत की थी, अच्छी तरह से मुआवनत की है, वो यहाँ पर ही बैठे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालत में सिर्फ पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करने के हवाले से दलाइल दिए गए। हमने ये फैसला किया था कि मुझे फुल कोर्ट जो है उसकी जरूरत थी, इसलिए फुल कोर्ट को नहीं बनाया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फरीकैन के वकलाओं को बताया था कि आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत हमें किसी तरह भी नहीं देता। 1988 में सदर की सरबराही में निगरान काबीना सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दी थी। अदालत का मौक़िफ़ था कि वज़ीर-ए-आज़म के बगैर काबीना नहीं चल सकती। फुल कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील केस लटकाने से ज्यादा कुछ नहीं था, कि अगर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाता तो केस जो है वो लिंगर ऑन हो जाता, वो लटक जाता था। हम चीफ जस्टिस ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं, इसी वजह से फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनाया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस को जल्द मुकम्मल करने की हम तरजीह देंगे, ताहम फुल कोर्ट बनाना केस को गैर जरूरी इंतवा का शिकार करने के बिल्कुल मुतरादिफ होता है। इसी वजह से हम फुल कोर्ट को जो है हमने उसकी इस्तदा की गई थी जिन वकला की जानिब से और जिन बिल्कुल ठीक है। कमर हमारे साथ ही मौजूद के नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, अभी कमर अपडेट कर रहे थे जो फुल कोर्ट के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, ये बताया कि जो असल मामला था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, उस पर आज कोई समाअत में अहम रिमार्क्स या दलाइल सामने आए?
देखिए, आज जब सबसे पहले समाअत शुरू हुई तो जो हुकूमती वकला थे उन्होंने तो बायकॉट के हवाले से अदालत को आगाह किया, ताहम उसके बाद अदालत ने उन्हें नशिस्तों पर तशरीफ रखने, उसके बाद जो बैरिस्टर अली जफर हैं, जो वकील हैं चौधरी परवेज इलाही के, उनको रोस्टर पर बुलाया और अदालत ने साथ में ये भी कहा कि हम इस जो तमाम तर यहाँ पर अदालती कार्रवाई की समाअत करना है, इसको इबादत समझकर काम करते हैं। जो दोस्त मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इस तमाम तर अमल को जो है वो इबादत समझकर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम इस तमाम तर मामले पे हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सेटल किया जाए, लेकिन ये मेहरबानी है हमारे इन दोस्तों की जिन्होंने बायकॉट किया, लेकिन वो बैठकर अदालती कार्रवाई को देख रहे हैं। अदालत ने उसके बाद 3 सवालात पोज किए बैरिस्टर अली जफर को और ये कहा कि हमें सिर्फ ये बता दें कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसमें गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज जो वज़ीर आला पंजाब के वकील हैं मंसूर अवान, उन्होंने जिस जस्टिस शेख अजमत सईद की जजमेंट का हवाला दिया था उस जजमेंट में भी अक्सरियती जो वकला थे, जो जज साहिबान थे, उनकी ये राय नहीं थी कि जो पार्टी हेड है वो इसके ऊपर जो है वो करेंगे, हिदायत देंगे, क्योंकि अदालत ने ये कहा कि इस हवाले से हमें तफसीली तौर के ऊपर दलाइल दरकार हैं कि पार्टी पार्लिमानी पार्टी का क्या किरदार है और पार्टी हेड का क्या किरदार होगा, और इसके अलावा इसमें जो पार्लिमानी लीडर है वो कैसे हिदायत देगा। ये 3 अहम सवालात हैं, इनसे हमें आगाह किया जाए और बताया जाए कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट की जिस जजमेंट, जिस फुल कोर्ट बेंच की जजमेंट का हवाला दिया गया मंसूर अवान की तरफ से गुज़िश्ता रोज, उस केस का इससे कैसे ताल्लुक बनता है और यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी जो है वो कैसे काम करेगी, उसमें पार्टी हेड का क्या किरदार होगा। इसके ऊपर इन 3 सवालों के हमें जवाब दरकार होंगे और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, जो नज़ीरे हैं, उनके मुताबिक हमें मुतमईन करें। तो इस वक्त जो बैरिस्टर अली जफर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़िश्ता जजमेंट्स हैं, हवालाजात हैं, वो दे रहे हैं और अदालत को ये बता रहे हैं कि जो इससे पहले जजमेंट्स दी जाती रही वो जो थी वो उसमें कुछ अबहाम था। अली जफर की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कमर से मजीद जानेंगे। कमर, बताइएगा, जैसे कि आमिर सिद्ध अब्बासी ने भी बताया कि अदालत की जानिब से बैरिस्टर अली जफर से 3 सवालात किए गए, किस हद तक वो मुतमईन कर पाए अदालत को? जी बिल्कुल, जिस तरह जो कल रेफरेंस दिया गया था मंसूर अवान की जानिब से केस की समाअत के दौरान, उसका रेफरेंस जो वो मांगा गया था और उसमें ये कहा गया था कि वो उन्होंने इस हवाले से फैसला किया था, उस पर अली जफर जो है वो अदालत को ब्रीफ करता। हम अली जफर इन दलाइल को जारी रखते हुए हैं और इस मौका पर अली जफर ने यही कहा है कि जिस तरह ये समाअत हुई थी उसमें से जो जिनके खिलाफ राय पाई जा रही थी और जब केस का फैसला आया तो उसमें बेशतर जजेस जो थे वो इख्तिलाफ राय के साथ आए थे। हम इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अदालत के सामने 8 का हवाला दिया गया है, इसमें आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला शरीयती नहीं था। चीफ जस्टिस ने भी इस बात की तायीद की और इसके हवाले से अली जफर ने भी, जो वकील हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा। और चीफ जस्टिस ने केस में ये भी कहा कि जिस केस 8 जजेस फैसला किया था वो 17 रुकनी बेंच था। आर्टिकल 63 पर फैसला तो 9 रुकनी होता है और वही अक्सरियती कहलाता है। जानिब से ये अहम बात जो है वो सामने है। हम इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर से भी दलाइल जो है वो मांगे जा रहे हैं ताकि वो इस हवाले से असिस्ट करें, क्योंकि जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज को कह दिया है कि अदालत के सामने 8 जजेस फैसले का हवाला दिया गया है, तो आर्टिकल से मुतालिक 8 जजेस का फैसला अक्सरियती नहीं था। जिस केस में 8 जजेस ने ये फैसला दिया था वो 17 रुकनी बेंच था और इस पर जो अली जफर हैं यानी कि कानूनी सवालात पर अदालत की मुआवनत कर वो तैयार हैं। ताहम जस्टिस ने पर कहा कि दूसरा रास्ता है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। फुल कोर्ट बेंच की अक्सरियत ने पार्टी सरबराह की हिदायत पर इत्तफाक नहीं किया। अहम रिमार्क जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेगी, क्योंकि पीडीएम के बाइकॉट। बिल्कुल ठीक है कमर और आमिर, आपको शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में अतातार और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के सामने जो मामला था वो ये था कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, वजीर आला के इंतखाब के वोट के हवाले से हिदायत जो है वो पार्टी सरबराह की मानी जाएगी या पार्लिमानी लीडर की मानी जाएगी।
और हमजा शहबाज शरीफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन में 197 वोट सिक्योर किए और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उस वक्त का एक ख़त इमरान खान साहब का मौजूद है जिसमें वो अपने पार्टी के अरकान को हिदायत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट डाला जाए। अब इमरान खान साहब ने जो हिदायत जारी की वो बतौर पार्टी सरबराह के जारी की कि वोट परवेज इलाही को देना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह करते हुए ये फैसला दिया कि वो 25 अरकान जिन्होंने इमरान खान साहब की हिदायत पर वोट डालना था परवेज इलाही को, मगर वोट डाला हमजा शहबाज शरीफ साहब को, वो डी सीट होंगे और उन 20 हलकों में, क्योंकि 5 मखसूस नशिस्तें थी और बाकी 20 अरकान डायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो उन 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस किए गए। तो अब मुवाजना जो है वो 2 चिट्ठियों का है। एक चिट्ठी वो जो इमरान खान साहब बतौर पार्टी हेड लिखते हैं परवेज इलाही साहब को वोट करने की, जिसके नतीजे में 25 अरकान डी सीट होते हैं, और दूसरी वो चिट्ठी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी और अपने 10 अरकान को यह हिदायत जारी की कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वजीर आला के इंतखाब में। तो ये समझ से बाहर है कि 2 चिट्ठियों का जब मुवाजना करें तो इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है और आइन और कानून के तहत उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते और गिनती में ना शुमार करके बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन्हें डी सीट किया जाता है। और कानूनी नुक्ता यह भी है कि अगर ये रन ऑफ इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन आपको समझना होगा, रन ऑफ इलेक्शन आइन के तहत तब होता है जब कोई भी उम्मीदवार मुजव्वजा 186 वोट हासिल करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमजा शहबाज शरीफ के वो 25 वोट निकाल के अगले ही लम्हे रन ऑफ इलेक्शन करवाया गया। रन ऑफ इलेक्शन में जो अरकान मौजूद होते हैं हाउस में, उनकी अक्सरियत पर वजीर आला का इंतखाब हो जाता है। अब यह कैसे हो सकता है कि 371 के हाउस के अंदर आप 25 वोट माइनस कर रहे हैं और उन लोगों को डी सीट कर रहे हैं और अगले ही लम्हे उन्हीं सीटों पे नए 25 अरकान के वोटों को शुमार किया जा रहा है उसी इलेक्शन के अंदर। यानी जो हाउस की तादाद है कुल वो 371 है, वो 396 नहीं हो सकती। 25 वोट देखिए, एक शख्स है मिसाल के तौर पे सलमान नईम मुल्तान से एमपीए है, ओरिजिनल इलेक्शन में उसका वोट गिनती से निकाला गया, उसको डी सीट किया गया, अगले ही लम्हे उसी हलके से जैन हुसैन कुरैशी साहब जो कामयाब होके आए उनका वोट शुमार किया गया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसी हलके का एक वोट माइनस किया जा रहा है और अगले ही लम्हे उसी हलके का वोट ऐड किया जा रहा है, क्योंकि हाउस की तादाद 371 से नहीं बढ़ सकती। अब पार्टी हेड इमरान खान हो, ये सुनने में आ रही हैं बातें, लोग ये बात कर रहे हैं, आप जाएं बाहर तो आपको पता लगता है कि ना सिर्फ मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, वकला हजरात ये बात कर रहे हैं कि चौधरी
शुजात हुसैन साहब जब चिट्ठी लिखते हैं एज पार्टी हेड और वो अपने 10 अरकान को कहते हैं कि वोट हमजा शहबाज शरीफ को डालो, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी चिट्ठी पर अमल दरामद करते हुए गिनती से वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे कि देखें आपने तो 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक पार्टी हेड के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी 2 चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तकवीयत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और ये भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए, तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें ये ऑर्डर लिखा, ये जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा। वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि पार्टी हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज हो सकता है। देखिए ये कोर्ट की अपनी इज्जत है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं, वो खत्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते पर, उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर हटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायजा लें तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में यह बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए, मैंने दो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजानिब हूं, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे? क्या बाई इलेक्शंस की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या बाई इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाएगा और उन 25 अरकान की मेंबरशिप को, रुकनियत को बहाल किया जाएगा? देखिए, ये वो कानूनी नुक्ते हैं, आईनी नुक्ते हैं जिनकी वजह से एक लेजिटिमेट और एक जायज डिमांड रखी गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस जिसमें फुल कोर्ट थी और अक्सरियत ने फैसला किया कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वही प्रेसिडेंस लेगी, वही मानी जाएगी। फिर मियां नवाज शरीफ का केस जिसमें पार्टी हेड के इख्तियारात पर तफसील से जायजा लेकर उनको तस्लीम किया गया। यानी जब मियां नवाज शरीफ को हटाना हो तो वो पार्टी हेड के तमाम इख्तियारात को माना जाता है कि ये इख्तियारात हैं जिनकी वजह से हम इनको हटा रहे हैं। और जब इमरान खान लेटर लिखे तो उसको माना जाए कि ये 25 अरकान को हक हासिल नहीं था वोट करने का, मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर को ना माना जाए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की, वकला ने दलाइल भी दिए, वकला ने मिन्नत भी की कि ये कानूनी नुक्ते जो हैं, आइन की तशरीह का एक अहम मसला है और आइन की तशरीह के लिए ये बात जरूरी है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए। और मुझे ये बताइए कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गिनती में शुमार नहीं किए और सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं ये बात मानता हूं कि वहां पे पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की हिदायत का मामला नहीं था, मगर फिर भी वो केस पेंडिंग है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला है उसको कहा गया है कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 अहम और कानूनी नुक्ते जो मैं इस फोरम पे उठाना चाहता हूं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो 25 अरकान हमजा शहबाज साहब को वोट देने के नतीजे में डिसीट हुए, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो अपील कल को मंजूर कर ली जाती है और उन 25 अरकान को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कहां जाएगा? या तो ये बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस अपील के हवाले से भी एक जहन बना हुआ है कि उसको मंजूर नहीं करना, फिर तो चले ठीक है, मगर जब तक वो अपील पेंडिंग है ये फैसला कैसे दिया जा सकता है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 63A की तशरीह के हवाले से दिए गए फैसले के खिलाफ एक रिव्यू फाइल किया है। कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने यह नुक्ता उठाया कि हमारा रिव्यू आपके सामने पेंडिंग है। आज अगर आप ये फैसला देते हैं कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा।
वो गैर मौसर हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि 63A की तशरीह या पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और अगर वो रिव्यू पेंडिंग रहा और आज का फैसला आ गया, जो कि लग रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से केस चलाया जा रहा है, एक वर्किंग डे मंडे का दिन था जिसमें सारी कार्रवाई की गई, तो ये उस रिव्यू का क्या बनेगा? उन 25 अरकान में से जिन्होंने अपील दायर की है, उस अपील का क्या बनेगा? और रावलपिंडी बार एसोसिएशन, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत वाले केस, ये इतने वाज़े मामलात हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा शायद ये मामला हल ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फर्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फहम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज्जत और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है, ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरखास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दोरा मयार इस मुल्क में नजर आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही है। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की जरूरत ही नहीं है, उनका मौकफ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नजर हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नजर नहीं आता। और वो 25 अरकान क्या होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अरकान फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डीसीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था। तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179 वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है
जिसने जायज तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ 0 वोट डले क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं, हमारे तो पैर जमीन पे नहीं लगने दिए गए। पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ, फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद तरकीब हल्फबर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीजों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर यह था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर यह था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है,